दिल्ली के चांदनी चौक में रहने वाली सरला जी आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी बहू रूपाली की तरफ देखे जा रही थी। दरअसल दिल्ली में सर्दियां शुरू हो गई थी और रूपाली ने अंदर रखे हुए गर्म कपड़ों को निकालना शुरू कर दिया था। अरे ये क्या बहू, पूरा का पूरा चांदनी चौक का बाजार तुमने अपने घर की छत पर लगा दिया है। आखिर कर क्या रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस सर्दियों के कपड़े छाट रही हूँ। आप तो जानती है ना, सर्दियाँ शुरू होने से पहले गर्म कपड़ों को धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, कपड़े भी कुछ ज़्यादा ही हो गए। क्या करें मम्मी जी, हर सीज़न में 4-5 नए स्वेटर खरीद लेते हैं और फिर 2-4 साल में इतने स्वेटर इकट्ठे हो जाते हैं कि उन्हें रखने की जगह तक नहीं मिलती। वो तो मैं देख ही रही हूँ, पूरी छत भर गई है और मुझे तो लगता है कि अभी अंदर से और कपड़े निकल कर आएंगे। हाँ मम्मी जी, अभी तो एक पूरी अलमारी गर्म कपड़ों से भरी हुई है, लेकिन वो कपड़े ना नए हैं। अरे तो ये कौन से पुराने हैं? देखने में तो ये भी नए लग रहे हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, ये तो सारे कपड़े पुराने और रिजेक्टेड वाले हैं जो मैं और अभिषेक अब पहनते भी नहीं है। शादी के बाद ही ना अभिषेक ऐसा करने लगा है। पहले तो जब तक स्वेटर फट नहीं जाता था तब तक उसे छोड़ता नहीं था। हाँ मम्मी, क्योंकि अब वो जॉब में है ना, ऑफिस जाते हैं तो उन्हें उस हिसाब से कपड़े भी तो पहनने होंगे। इसमें शादी का क्या लेना देना? अरे लेना देना कैसे नहीं है, अब तुम्हें शॉपिंग करने का इतना शौक है, इतने कपड़े हैं, लेकिन फिर भी निकल जाओगी नए स्वेटर खरीदने। लेकिन मेरा अभिषेक ऐसा नहीं करता। मम्मी जी, अब इंसान का वक्त के साथ ना शौक बदलता रहता है। अब तो अभिषेक को भी बहुत शौक है, आज ही कह रहे थे नया जैकेट खरीद के लाना है। अरे लेकिन ये जो 4 जैकेट पड़े हुए हैं ये तो बिल्कुल नए, अभी 6 साल पहले ही खरीदे थे ना अभिषेक ने। मम्मी जी 6 साल तक ये कपड़े कौन पहनता है? अच्छा ठीक है, तो फिर तुम ये बताओ कि इन कपड़ों का क्या करोगी? बस आप 2 मिनट रुक जाइए मम्मी जी, आपको पता चल जाएगा कि मैं इन कपड़ों का क्या करने वाली हूँ। तभी वहाँ पर सल्ला जी के घर में दूध देने वाला केशव आता है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते भाभी, कैसन है आप? अरे आपने फ़ोन करके हमको बुलाए? हाँ केशव भैया, आपसे ना एक बहुत ज़रूरी काम था। अरे क्या बात है भाभी, दूध के क्वालिटी में कोई परेशानी आ रही है का, या फिर आपको ज़्यादा दूध चाहिए? नहीं केशव भैया, दूध से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें दूध वाले से दूध लेने का काम नहीं है तो क्या काम है बहू? दरअसल केशव भैया, ये आपके अभिषेक भैया की कुछ पुरानी जैकेट है। आप कद काठी में लगभग उनके जैसी ही हैं, तो अगर आप बुरा ना माने तो ये जैकेट आप अपने काम में ले सकते हैं। अरे मैं बुरा मानने वाली क्या बात है, अभिषेक भैया तो हमारे बड़े भाई जैसन है, अब उनके उतरे कपड़े पहन कर कहो ना हमारी इज्जत घट जाएगी। ये लीजिए, ये चारों जैकेट आपकी। आप सुबह सुबह दूध देने आते हैं ना इतनी ठंड में, और मैंने देखा है कि आपके पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही स्वेटर है। अरे भाभी, आप हमारे बारे में कितना सोचती है। आज से हमारी तो सारी परेशानी दूर हो गई, अब तो आराम से सुबह सुबह दूध बांटने निकल सकते हैं। भगवान आपका बहुत बहुत भला करे। और इतना कहकर केशव वहाँ से खुश होते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद अभिषेक भी वहाँ आता है। अरे क्या बात है रूपाली, छत पर कपड़ों की दुकान क्यों लगाई है? हाँ, दुकान तो लगाई है तुम्हारी बहू ने, लेकिन फ्री में कपड़े बांटने की। अरे तुम्हारी 4 जैकेट उस दूध वाले केशव को पकड़ा दी इसने। सारा दिन तो दूध में पानी मिलाता रहता है, क्या ज़रूरत थी उसको जैकेट देने की? अरे मम्मी जी, अब वो दूध में पानी मिलाता है, इस बात से उसे जैकेट देने का क्या लेना देना? अरे लेना देना कैसे नहीं है, ऐसे फ्री में कोई किसी को कुछ देता है क्या? मम्मी जी, वो जैकेट हमारे काम की नहीं थी। अभिषेक ने पिछले 4 साल से उन्हें पहना भी नहीं था, घर में पड़े पड़े खराब हो रही थी। अच्छा है ना, किसी के काम आएगी। हाँ मम्मी, वैसे रूपाली ठीक ही तो कह रही है, देना दो ना जैकेट, मुझे वैसे भी वो पहननी नहीं थी। इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? घर का बेटा बिना स्वेटर के घूम रहा है और दूध वाला हीरो बनकर उसकी जैकेट पहनकर दूध बेचने जाएगा। वाह भाई वाह, यही दिन देखना था। इतना कहते हुए सरला जी वहाँ से चली जाती हैं। आपको नहीं लगता अभिषेक, मम्मी जी बिना बात की गुस्सा हो रही हैं? अरे जाने भी दो ना, मम्मी इस बात को समझती नहीं कि पुराने कपड़े घर में इकट्ठे करने से सिर्फ जगह खराब होती है और कोई फ़ायदा नहीं निकलता। अगले दिन दोपहर के वक्त अचानक से घर के दरवाजे की घंटी बजती है। अरे एक मिनट आ रही हूँ। कौन इतनी ज़ोर ज़ोर से घंटी बजा रहा है?
सरला जी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा उनके घर काम करने वाली शीला दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे क्या हुआ, अब क्या लेने आई हो? घर का काम तो तुमने सुबह कर दिया था ना, अब कोई काम नहीं है, जाओ। अरे आंटी जी, आप तो बेकार में गुस्सा कर रहे हैं। हमको तो रूपाली भाभी ने आने को कहा, इसीलिए आपके घर आ गए, वरना हमें कौन सा शौक है दोबारा आपके घर आकर काम करने का। अरे क्यों भाई, रूपाली को तुमसे क्या काम आ गया? रूपाली भाभी कह रही थी कि कुछ पुराने स्वेटर पड़े हैं और वो हमें देना चाहती थी, तो बस वही लेने आ गए हम। और वो क्या है ना, इतने घरों में काम करते हैं और हमारे पास ना एक भी स्वेटर ना है। तो क्या तुम्हें सर्दी से बचाने का ठेका हमने ले रखा है? ऐ जाओ, निकलो यहाँ से, कोई स्वेटर नहीं है। तभी रूपाली वहाँ आती है। अरे शीला, अंदर आ जाओ। मम्मी जी मजाक कर रही हैं। तुम्हारे लिए ना बहुत सारे स्वेटर है मेरे पास। देखो, अब सर्दी में सिकुड़ते हुए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाभी क्या बता है, अब कितनी अच्छी हैं। आंटी जी तो हम पर बेकार ही गुस्सा कर रही हैं, जैसे हम यहाँ कोई भीख लेने आ गए हो। अरे फ्री की चीज़ लेना भीख लेना जैसा ही होता है। रहने दीजिए ना मम्मी जी, आप जानती है ना शीला कितनी गरीब है। कुछ स्वेटर उसे मिल जाएंगे तो उसकी सर्दी आराम से कट जाएगी। और इतना कहते हुए रूपाली कई सारे स्वेटर शीला को पकड़ा देती है। अब तुम्हारी दुकान का सामान खत्म हो गया बहू, या अभी और किसी को बांटना बाकी है? अभी कहाँ मम्मी जी, अभी तो बहुत सारे बेकार स्वेटर पड़े हुए हैं जिनकी हालत बहुत अच्छी है लेकिन पहनने के काम नहीं आते। इस तरह लोगों को स्वेटर बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कौन फ्री में किसी को कोई चीज़ देता है? मम्मी जी, पुराने स्वेटर कोई फ्री में लेकर नहीं जाएगा तो क्या शोरूम पर बिकेंगे? अरे शोरूम पर नहीं, लेकिन किसी सस्ते बाजार में जाकर कुछ पैसे तो मिल ही सकते हैं इसके। लेकिन मम्मी जी, हर चीज़ पैसों से नहीं होती ना। कभी कभी हमें लोगों की मदद करने के लिए भी कुछ काम कर लेने चाहिए। अरे 2,000 के स्वेटर है, अगर एक स्वेटर का 500 भी मिल गया ना तो क्या बुराई है? तुम तो कुछ समझती नहीं, मुझे अभिषेक से बात करनी होगी। क्या रूपाली अपने स्वेटर बांटने का सिलसिला जारी रखेगी? क्या सरला जी वाकई में पुराने स्वेटर्स को किसी बाजार में जाकर बेचेंगी? शाम के वक्त जब अभिषेक ऑफिस से लौट कर आता है तो देखता है कि सरला जी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। अरे क्या हुआ मम्मी, किस बात पर नाराज़ हैं आप? तुमसे किसने कहा कि मैं नाराज़ हूँ? आपका बेटा हूँ मैं, और आपका चेहरा देखकर पहचान जाता हूँ कि आपका मूड कैसा है। हाँ, वैसे पहचाना तो ठीक ही है, अभी ना मेरा मूड बहुत ख़राब है। मम्मी वही तो पूछ रहा हूँ, हुआ क्या है? और रूपाली कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आ रही। रूपाली के बारे में तो बात ही मत करो, उसी की वजह से ना मूड ख़राब हुआ है मेरा। अरे लेकिन उसने क्या किया मम्मी? बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। अरे पिछले कितने दिनों से स्वेटर बांटने में लगी हुई है, नए नए स्वेटर सबको बांटती है, दूध वाला, काम वाली बाई, यहाँ तक कि भीख मांगने वाले भिखारी को भी। अरे मम्मी, तो इस पर प्रॉब्लम क्या है? देख बेटा, प्रॉब्लम तो है ना, जितने भी स्वेटर बहू बांट रही है वो सारे नए के नए हैं। अरे अगर इन कपड़ों को कहीं बेचा जाए तो एक एक स्वेटर के 500-1000 तो आराम से मिल जाएंगे, कुछ कमाई हो जाएगी। लेकिन नहीं, रूपाली तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। वैसे मम्मी, आपका आइडिया तो अच्छा है, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, और आपने भी मुझे पहले कभी बताया नहीं। देखा मुझे पता था कि तुम मेरी बात एक बार में समझ जाओगे, लेकिन बहू मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। पिछले 2 घंटे से अनाथ आश्रम गई हुए पुराने कपड़े बांटने। तो फिर ठीक है ना मम्मी, अब जब रूपाली सारे कपड़े बांट ही चुकी है तो जो आप कह रही है वो हम अगली बार करेंगे, इस बार जाने देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो पूरा एक अलमारी भर कर पुराने स्वेटर पड़े हैं रूपाली के पास, और अगर जल्दी हम उन्हें बेचने नहीं गए ना बेटा तो वो भी गरीबों में बांट देगी है। ठीक है मम्मी, एक काम करते हैं, अभी हम रूपाली का इंतज़ार करते हैं, कल सुबह जाकर हम सारे कपड़े बाजार में बेच देंगे। मुझे पता है पुराने कपड़े कहाँ पर बिकते हैं। अरे वाह वाह, ये तो घर बैठे कमाई वाली बात हो गई। अब तू ना रूपाली से साफ साफ कह देना कि ये एक भी कपड़ा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन सुबह के वक्त सरला जी पुराने कपड़ों को बैग में भरने लगती है। अरे मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये सारे पुराने कपड़े बैग में क्यों भर रही हैं? क्योंकि आज मैं और अभिषेक सारे पुराने कपड़े बेचने के लिए जा रहे हैं। देखना, कम से कम 8-10 हज़ार तो आराम से कमा लेंगे हम। अभिषेक, मम्मी जी जो कह रही हैं वो बात सही है? हाँ बिल्कुल। देखो रूपाली, मुझे तो मम्मी का आइडिया बहुत अच्छा लगा,
अरे क्या ज़रूरत है लोगों को इस तरह फ्री में कपड़े बांटने की। इन्हें बेचकर हम खूब सारे पैसे भी तो कमा सकते हैं। लेकिन अभिषेक, ये अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी वजह से किसी की मदद हो जाती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं रूपाली, अरे सबकी मदद करने का ठेका हमने थोड़ी ना ले रखा है। आज तो मैं और मम्मी ये कपड़े बाज़ार में बेचने के लिए जाएंगे ही। लेकिन मम्मी एक काम करते हैं, हम शाम के वक्त चलते हैं, अभी मुझे ऑफिस का काम है। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगता है वैसा कर। शाम के वक्त अभिषेक और सरला दोनों ही पुराने कपड़े लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। कपड़े बेचकर जब वो घर की तरफ लौट रहे थे तो सड़क पर एक भिखारी के परिवार को ठंड में सिकुड़ते हुए देखते हैं। अरे मम्मी देखो ना, दिल्ली में कितनी सर्दी पड़ने लगी है। इन लोगों के शरीर पर फटे कपड़े हैं, इन्हें बहुत ठंड लग रही होगी ना। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। देखो ना मम्मी, हमारे पास कितने नए नए कपड़े पहनने के लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बेचारे ठंड से ही मर जाएं। लग तो ऐसा ही रहा है बेटा, बेचारों के पास सोने के लिए चादर तक नहीं है। लेकिन जाने दो ना मम्मी, हमें क्या, हम थोड़ी ना सबकी मदद करते फिरेंगे। और वैसे भी आज तो हमने पूरे 10,000 कमाए पुराने स्वेटर बेचकर। एक काम कर बेटा, मुझे ना अभी के अभी बाजार ले चल। अरे मम्मी, लेकिन अभी हमारे पास बेचने के लिए पुराने कपड़े नहीं है। अरे मैं पुराने कपड़े बेचने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन लोगों के लिए नए स्वेटर खरीद कर लाना चाहती हूँ। कमाल करती हैं मम्मी, अभी तो आपने पुराने स्वेटर बाजार में बिकवा दिए और अब आप कह रही हैं कि आपको इन पैसों से नए स्वेटर खरीद कर लाना है। रूपाली सही कहती थी बेटा, हमें कभी कभी पैसों के बारे में ना सोचकर लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं इन लोगों को इस तरह ठंड में मरते हुए नहीं देख सकती। चल, हम इनके लिए नए स्वेटर खरीद लाते हैं। कुछ देर के बाद सरला और अभिषेक नए स्वेटर खरीद के लाते हैं और उन भिखारी के परिवार वालों को दे देते हैं और उसके बाद वो अपने घर लौट आते हैं। अरे मम्मी जी आ गई, बताइए स्वेटर बेचने के कितने रुपए मिले हैं आपको? अरे पूछ मत बहू, आज मुझे जो खुशी मिली है ना उसके बारे में मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। लगता है मम्मी जी आपको काफ़ी अच्छी खासी इनकम हुई है। आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं। सही कहती है रूपाली, आज मम्मी जी को जो मिला है ना उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। एक काम करो, तुम जल्दी से एक कप चाय बना कर लाओ, पहले चाय पीते हैं फिर इस बारे में बात करते हैं। रूपाली उदास मन से रसोई में जाती है और चाय बना कर ले आती है। अच्छा बहू, एक बात तो बता, अभी और भी पुराने कपड़े बचे हैं कि नहीं? हाँ मम्मी जी, बचे तो हैं और वो सभी मैंने पैक कर दिए हैं। आप जाकर उन्हें बाज़ार में बेच सकती हैं। रूपाली की बात सुनकर अभिषेक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रूपाली जानती भी हो आज क्या हुआ? मुझे कैसे पता होगा, लेकिन मम्मी जी को देखकर लग रहा है कि पुराने स्वेटरों की अच्छी खासी कीमत मिली है उन्हें। बात तो तुम्हारी सही है बहू, कीमत तो मुझे अच्छी मिली, लेकिन वो कीमत पैसों से नहीं बल्कि मन की तसल्ली से मिली है। तुम ठीक कहती थी बहू, हमें हर बार पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी गरीब लोगों की मदद करके भी बहुत कुछ कमाया जा सकता है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? सही कह रही हूँ बेटा, और तुम्हारी बात मुझे तब समझ में आई जब मैंने सड़क पर ठंड से सिकुड़ते हुए भिखारी के परिवार को देखा। जो भी पैसे मैंने वो स्वेटर बेचकर कमाए थे ना, उससे उन लोगों के लिए गर्म कपड़े ला कर दे दिए। हाँ रूपाली, मम्मी सही कह रही हैं, उन्हें तुम्हारी बात समझ में आ गई है और वो आज के बाद तुम्हें कभी भी पुराने कपड़े गरीबों को देने से नहीं रोकेंगी। अगले दिन सरला खुद कुछ गरीब और काम वाले लोगों को बुलाकर पुराने कपड़े दे देती है, साथ ही उन्हें ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद कर देती है। वाकई में लोगों की मदद करके बहुत खुशी मिलती है रूपाली बहू, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। जो चीज़ें हमारे घर में बेकार में पड़ी होती है वो किसी दूसरे के लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। बेटी सरिता, क्या हो गया? इतनी देर तक मत सोया कर, लोग क्या क्या कहेंगे। फिर तेरी भाभी भी तो जल्दी उठती है, उनके साथ काम में मदद किया कर बेटा। ठीक है माँ, रात देर तक नींद ही नहीं आई तो इसलिए उठने में देर हो गई। रात को वक्त पर सोया करो, अब तुम्हारा ये रवैया ठीक नहीं है। तभी वहाँ पिता आ जाते हैं। कैसी बात कर रहे हो सरला? बेटी को ससुराल से आए अभी 2 महीने नहीं हुए, एक तो जबरदस्ती कम उम्र में उसकी शादी करा दी, अब ऐसा व्यवहार, सगी माँ नहीं हो क्या उसकी? रहने दीजिए ना पापा, माँ सही तो कह रही है। सरिता आंगन में जाकर ढेर सारे झूठे बर्तन धोने बैठ जाती है कि तभी उसके पिता उसके पास आकर बैठते हैं।
ला, जल्दी जल्दी धोकर मुझे दे, मैं साफ पानी से निकाल कर रख देता हूँ। अरे मेरी परी है तू बेटा, तू नौकरानी नहीं है। सरिता की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो और पिता बर्तन धोने लग जाते हैं। कुछ दिन बाद, बेटा सरिता, ये देख, मैं तेरे लिए एमए का फॉर्म लेकर आया हूँ। जल्दी से तैयार हो जा, हम एडमिशन के लिए जा रहे हैं। देखो जी, बेटी मेरी भी है, लेकिन तुम ये जो कर रहे हो ना ठीक नहीं है, साफ साफ बता रही हूँ। सरिता चुप होकर माँ की बात सुन रही होती है। देखो सरला, तुम्हारी बात मानकर एक बार मैंने अपनी बेटी की जिंदगी खराब की है। ये मौका मुझे फिर मिला है कि मैं उसे कुछ बनाऊं। अब और तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी सरला। बेटी का गम पिता से देखा नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ माँ समाज की नजर से विधवा बेटी को देख रही थी। फिर एक रोज, अरे सरिता, ये क्या क्या पहना है बेटा, और कहाँ जा रही है? आज उसके कॉलेज का पहला दिन है, वो पढ़ने जा रही है, और जो पहना है वो मैंने ही दिलवाया है। जाने दो उसे। बेटी, ये कुछ पैसे ले लो, बाहर कुछ खाने का मन करे तो खा लेना। सरिता वहां से चली जाती है। देखो जी, मैं बता देती हूँ, कल को सारा मोहल्ला बातें बनाएगा तो मुझे मत कहना, समझे? क्या बातें बनाएगा? यही कि विधवा बेटी को पढ़ा रहे हैं। अरे तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? वैसे भी हालात से वो मारी हुई है, छोटी सी उम्र में पति का ना रहना। क्या तुम्हारा मोहल्ला समझता है इस बात को कि क्या होता है ऐसे में बेटी के साथ? खैर छोड़ो, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। आज शाम को बहू भी आ जाएगी मायके से, उसके सामने बेटी को परेशान मत करना। कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक रोज पड़ोसन आती है। सरला, अरे ओ सरला, कहाँ हो? अरे काकी, क्या बात है, बड़े दिन में आई? बहू काके के लिए पानी लेकर आना। अरे नहीं नहीं, ठीक है। वो क्या है ना, कल सरिता बिटिया को देखे। अरे क्या बात है सरला, कहाँ जा रही है आजकल, और वो भी रंग बिरंगे कपड़ों में? मुझे तो पहले लगा कि कोई और है, पर ध्यान से देखा तो अपनी सरिता बिटिया ही थी। अब क्या बताएं काकी, कोई इस घर में मेरी बात सुने तब ना। अरे कितनी बार बोला बिटिया को घर पर रखो, बाहर कम निकालो। अरे दाग लग गया है, अब कम से कम अब तो सुधर जाओ। लेकिन नहीं, पिता को तो शौक है बेटी को कलेक्टर बनाने का, तो बोलो क्या करें? अरे देखो सरला, पति लोग तो सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन तुम तो समझदार थी ना। तुमको क्या हो गया था? कल तो शायद लाल सूट पहनी थी वो। सरला कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप होकर काकी की बात सुन रही होती है कि काकी की बेटी वहां आ जाती है। माँ घर चलो, वो भाभी चिल्ला रही है जोर जोर से। अरे क्यों, क्या हो गया अब उसे? वो तुम खाना नहीं बनाई हो और भाभी को ऑफिस जाना है। हाय रे काकी, खाना तुम बनाती हो क्या? चलती हूँ सरला, वो क्या है ना, बहू नौकरी पर जाती है तो घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। अच्छा चलती हूँ मैं। काकी चली जाती है। तभी सरिता आ जाती है, लाल रंग का सूट पहने और ऊपर सफेद चुन्नी। उसे देखते ही सरला का पारा 7वें आसमान में चला जाता है। आ गई महारानी कॉलेज के मजे लेकर। माँ, वहाँ लोग पढ़ने जाते हैं, मजे करने नहीं। अरे ज़बान मत चला, शर्म नहीं आती, मायके में आकर बैठी है। अरे कुछ तो शर्म कर, तेरे पापा को तो अकल नहीं है, कम से कम तुझे तो है। तभी वहाँ बहू भी आ जाती है। क्या बात है माँ जी, आप सरिता पर क्यों चीख रही हैं? क्या हुआ सरिता? भाभी अरे वो क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। रंग देख रही है इसके सूट का। कौन कहेगा अभी 4 महीने पहले इसका पति नहीं रहा। अरे समाज की तो चिंता ही नहीं है उसे। आज वो मोहल्ले की काकी वो बोल रही थी कि तेरी बेटी को संभाल ले वक्त रहते। माँ की बात सुनकर सरिता रोने लगती है। चुप हो जाओ सरिता, मैं बात करती हूँ ना माँ से, तुम अंदर जाओ। सरिता के अंदर जाने के बाद, माँ, क्या किसी के पति का ना होना उस औरत के भी खत्म हो जाने की निशानी होता है? अब क्या बोल रही है बहू, मुझे ये तेरी किताबी भाषा समझ में नहीं आती। देखिए माँ, सरिता की उम्र अभी कुछ नहीं है, फिर ससुराल वालों ने पैसे और दहेज के लालच में लड़के की बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था।
देख बहू, वो मैं कुछ नहीं जानती। मुझे तो बस इतना पता है कि अब इसका पति नहीं रहा। ये विधवा है, विधवा। इसके लिए समाज में क्या क्या बातें होंगी। समाज? वो काकी? अरे माँ, उनकी बहू की वो सिर्फ पैसे के लिए गुलामी करती हैं। उनकी बेटी को बिठाकर सिर्फ घर का काम करवा रही हैं। बेटियों को कम से कम इतना तो पढ़ाना जरूरी है माँ जी, जिससे उन पर कभी कोई परेशानी आए तो वो खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। सरला कुछ नहीं बोलती, वो शांत होकर अंदर चली जाती है। तभी वहाँ सरिता के पिताजी आ जाते हैं। शुक्रिया बहू, तूने अपनी सास की सोच को बदलने के लिए जो उदाहरण दिया मुझे बहुत पसंद आया। जीती रहे बेटा, जीती रहे। घर पर सभी बैठे बात कर रहे थे कि तभी सरिता सामान लेकर आ जाती है। अरे कहाँ जा रही हो बेटा? पापा, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। लेकिन उन लोगों ने तो तुम्हें निकाल दिया था। फिर? मैं किसी तरह हाथ पैर जोड़कर उन लोगों से विनती करूंगी कि मुझे घर में रख ले। पापा, मैं समाज से नहीं लड़ सकती, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बन सकती, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं चली जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो सरिता? वहाँ तो तुम्हारा जीवन नर्क से भी बदतर हो जाएगा। कैसे मैनेज करोगी? ना, मैं नहीं जाने दूंगी। लेकिन सरिता किसी की नहीं मानती। वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि माँ की आवाज आती है। अरे कहाँ जा रही हो सरिता? माँ की बात का इतना बुरा लग गया क्या? क्या करोगी? माँ जो कम पढ़ी लिखी है, बेटी को तो परेशान करेगी ही ना। माफ कर दे बेटा, बेटी को मायके में उसकी माँ ही नहीं समझ पाएगी तो और उसे क्या समझेंगे। मैं माफी चाहती हूँ बेटा, तू खूब पढ़ लिख, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। सरिता माँ की बात सुनकर उनके गले लग जाती है। शोभना एक ऐसी बहू है जो अपने ससुराल में सभी का बहुत ख्याल रखती है और सभी ससुराल वाले शोभना को बहुत प्यार करते हैं। शोभना एक आदर्श बहू की जीती जागती मिसाल है। एक दिन शोभना अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, मैं आज अनाथ आश्रम जाऊंगी। बहू, तुम क्यों रोज रोज अनाथ आश्रम जाती हो? माँ जी, मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना, मैं तो कहती हूँ आप भी चला करो। वसु और शोभना की बात सुनकर शोभना की ननद काजल वहाँ आ जाती है। अरे भाभी, माँ की छोड़ो, मैं चलती हूँ ना आपके साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें रास्ते में से बहुत सारा सामान भी खरीदना है। शोभना और काजल बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर काजल कपड़े, खाने का सामान, कॉपी, किताबें और खिलौने लेकर जाती है और अनाथ आश्रम जाकर वो एक चिंटू नाम के बच्चे से जाकर मिलती है। चिंटू बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी, आप इतने दिनों बाद क्यों आई हो? मैं रोज आपका इंतजार करता हूँ। बेटा, मैं ना थोड़ा काम में बिजी थी, लेकिन अब मैं रोज आऊंगी। देखो आज मैं किसे लेकर आई हूँ, ये काजल दीदी है। काजल दीदी? हाँ चिंटू, काजल दीदी, आप मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, लेकिन एक शर्त पर दोस्ती करूँगा, आपको यहाँ रोज मुझसे मिलने आना होगा। ठीक है, मैं पक्का रोज आऊंगी। देखो चिंटू, मैं और काजल दीदी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। शोभना ने चिंटू को सारा सामान दिया। चिंटू उस सामान को देखकर बहुत खुश हो गया। शोभना और काजल थोड़ी देर चिंटू के साथ खेलती हैं और अपने घर के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में काजल अपनी भाभी से पूछती है, भाभी, अनाथ आश्रम में और भी तो बच्चे थे, लेकिन आपने सारा सामान चिंटू को ही क्यों दिया? आप हमेशा इससे ही मिलने आती हो क्या? हाँ काजल, मैं हमेशा इससे ही मिलने आती हूँ। लेकिन क्यों भाभी? पता नहीं शोभना, मैंने जब पहली बार इस बच्चे को देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तब से मैं इससे मिलने आती हूँ। हाँ भाभी, वैसे बच्चा सच में बहुत प्यारा है। इसी तरह बात करते करते दोनों घर आ जाती हैं। तभी शोभना का पति सिद्धार्थ उससे कहता है, अरे कहाँ गई थी ननद भाभी की जोड़ी? भैया, आज ना मैं भाभी के साथ अनाथ आश्रम गई थी। तो तुम्हें भी वहाँ जाने का शौक लग गया? अच्छा शुभना, सुनो, तुम कल खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, मेरे कुछ दोस्त घर आ रहे हैं। ठीक है, मैं सारी तैयारी कर लूँगी। अगले दिन शोभना जल्दी उठकर घर के कामों में लग जाती है। वो सिद्धार्थ के दोस्तों के लिए खाना बना देती है, लेकिन जब उसके पति के दोस्त घर पर आते हैं तो शोभना घर पर नहीं होती। माँ, शोभना कहाँ है? पता नहीं बेटा, थोड़ी देर पहले तो किचन में थी। भैया, शायद भाभी अनाथ आश्रम गई हैं।
माँ शोभना को पता है ना आज घर पर गेस्ट आने वाले हैं, तो आज भी इसका जाना जरूरी था क्या? तो गुस्सा मत हो बेटा, मैं बहू से बात करूंगी। वैसे तो बहू बहुत समझदार है, लेकिन अनाथ आश्रम जाने के लिए पता नहीं क्यों इतनी उतावली रहती है। थोड़ी देर बाद शोभना घर आ जाती है और जब सिद्धार्थ के दोस्त खाना खाकर चले जाते हैं तो सिद्धार्थ शोभना को डांटते हुए कहता है, शोभना, लापरवाही की भी हद होती है। आज घर पर मेहमान आए हैं और आज भी तुम अनाथ आश्रम चली गई। सिद्धार्थ मैं बस थोड़ी देर के लिए तो गई थी, मैं जल्दी आ तो गई ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बात जल्दी आने की नहीं है, बस तुम ये बताओ कि तुम गई क्यों थी? भैया बस करो ना, आप तो भाभी के पीछे ही पड़ गए। चलो भाभी हम चलते हैं यहाँ से। काजल शोभना को वहाँ से ले जाती है। शोभना काजल से कहती है, थैंक यू काजल, आज तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू से बात नहीं बनेगी भाभी, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा 3 दिन के लिए गोवा। 3 दिन के लिए? मगर क्यों? भाभी ये प्लान भैया और मैंने मिलकर बनाया है और माँ भी हमारे साथ जा रही हैं। अगली सुबह सभी गोवा के लिए निकल जाते हैं। शोभना की कार उसी अनाथ आश्रम के सामने से निकलती है। तब वो कहती है, सिद्धार्थ, गाड़ी रोकिए ना प्लीज। सिद्धार्थ गाड़ी रोकते हुए कहता है, अब क्या हुआ शोभना, गाड़ी क्यों रुकवा दी? हम 2-3 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं ना, एक बार मैं अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों से मिल लेती हूँ। शोभना, हमें लेट हो रहा है, आकर मिल लेना। अरे 5 मिनट लगेंगे, मैं बस अभी गई अभी आई। शोभना वहाँ से चली जाती है। इसी तरह घर में कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, लेकिन शोभना आश्रम में ज़रूर जाती। इस बात से शोभना के ससुराल वाले अब बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन शोभना की सास ने उसे समझाते हुए कहा, बहू, तू अनाथ आश्रम में क्यों पड़ी रहती है? वहाँ के बच्चों से सहानुभूति रखनी चाहिए, लेकिन अपने परिवार को भी तो देखना चाहिए ना। मेरी बात मान, तू एक बच्चा कर ले। वैसे भी शादी को इतने साल हो गए हैं, तेरा बच्चा हो जाएगा तो तेरा मुंह अनाथ आश्रम से अपने आप कम हो जाएगा। शोभना अपनी सास की बात मान लेती है और एक बच्चे को जन्म भी देती है। लेकिन शोभना अनाथ आश्रम जाना बंद ही नहीं करती। कभी कभी तो वो अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर आश्रम चली जाती। शोभना के ससुराल वाले उसे बहुत समझाते, लेकिन उस पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। एक दिन काजल सोचती है, भाभी वैसी तो बहुत समझदार है, लेकिन अनाथ आश्रम जाने के मामले में वो किसी की नहीं सुनती, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो। वे वही करती है जो उनके मन में आता है। मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि भाभी ऐसा क्यों करती हैं। अब काजल अपनी भाभी की जासूसी करने लगी, लेकिन उसे अपनी भाभी की एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। काजल अनाथ आश्रम के बच्चे चिंटू को घर ले आई। भाभी, आप इसी बच्चे के लिए अनाथ आश्रम जाती थी ना? ये लो, मैं इसी बच्चे को घर ही ले आई। लेकिन काजल, तुम इसे घर में? क्यों नहीं भाभी, और वैसे भी ये बच्चा कौन है मुझे सब पता चल गया है। कौन है ये बच्चा? तुम कैसे जानती हो इसे? भाभी आप बताती हो सबको सारी सच्चाई या फिर मैं बताऊं? काजल प्लीज चुप हो जाओ। तुम दोनों क्या छुपा रही हो, साफ साफ बताओ ना। भैया ये बच्चा चिंटू भाभी का बच्चा है। इनकी शादी से पहले हुआ था और इन्होंने इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, और इसी बच्चे के लिए भाभी अनाथ आश्रम जाती हैं। सिद्धार्थ और वसु को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शोभना को बहुत बुरा भला कहा। सिद्धार्थ ने शोभना से कहा, शोभना, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुमसे शादी से पहले मैं एक लड़की को प्यार करती थी, मैंने उससे शादी भी कर ली थी। चिंटू के जन्म से पहले ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। जब मेरे मम्मी पापा को ये बात पता चली तो उन्होंने चिंटू के जन्म के बाद इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और मुझ पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगे। लेकिन भाभी आपके मम्मी पापा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। मम्मी पापा को वो लड़का पसंद नहीं था। बहू, ये बात तुम हमें शादी से पहले भी तो बता सकती थी, और शादी के बाद भी तुमने कभी कुछ नहीं कहा हमसे। मैंने आपको शादी से पहले ये बात बताने की बहुत कोशिश की थी, आपके घर पर फ़ोन भी किए थे, लेकिन हर बार मम्मी पापा ने मुझे रोक दिया।
और शादी के बाद आप सब मुझे बहुत प्यार करने लगे थे। मैं भी आप सबको दिल से प्यार करती हूँ। कहीं आप सब मुझसे दूर ना हो जाओ, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। शोभना की बात सुनकर सभी घर वालों को दुख तो बहुत हुआ। बावजूद इसके शोभना के ससुराल वालों ने ना सिर्फ उसे माफ़ किया बल्कि उसके बेटे चिंटू को अपना भी लिया। एक दिन काजल ने अपनी भाभी से कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत गलत समझा। मुझे लगा आपने हम सबको धोखा दिया है। माफ़ तो तुम मुझे कर दो काजल। अगर तुम चिंटू को घर लाने की हिम्मत ना करती और यह सच्चाई सबके सामने न लाती तो मैं कभी कुछ बोल ही नहीं पाती। तुमने तो मेरी ज़िंदगी से बहुत बड़ा बोझ उतारा है। वे दोनों बात कर ही रही थी कि तभी चिंटू वहाँ आ जाता है। काजल बुआ, आपने कहा था आप मेरे साथ गेम खेलोगी, लेकिन आप तो खेल ही नहीं रही। अच्छा तो चलो खेलते हैं। काजल चिंटू को ले जाती है और शोभना अपने दूसरे बच्चे को संभालने में लग जाती है। सारा परिवार अपना दिल बड़ा करके चिंटू को उस घर का हिस्सा बना लेते हैं और शोभना की तरह सभी चिंटू को प्यार करने लगते हैं। एक छोटे से शहर में 15 वर्ष की पिंकी अपनी माँ के साथ रहती थी। एक सड़क हादसे में पिंकी के पिता की मौत हो गई थी। पिंकी का एक पैर खराब था जिसकी वजह से उसे चलने में तकलीफ होती थी, तो वो बैसाखी के सहारे चलती थी। पिंकी के पिता के मरने के बाद पिंकी की माँ दूसरों के घरों में काम करके अपना और पिंकी का गुजारा बड़ी मुश्किल से करती थी। एक दिन की बात है, पिंकी की माँ काम करने जा रही थी, तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। ये देखकर पिंकी कहती है, माँ आपके तो पैर में बहुत तेज चोट लगी है, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। फिर पिंकी अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उसकी मरहम पट्टी कराती है। डॉक्टर पिंकी को कुछ दवाइयाँ लिखकर उसकी माँ को आराम करने के लिए कहता है। इन्हें आराम करने की सख्त ज़रूरत है। अगर इन्होंने ज़रा भी चलने की कोशिश की तो इनका पैर ठीक नहीं हो पाएगा। पिंकी के पास जो भी पैसे थे वो उसकी माँ की दवाई और इलाज में खर्च हो जाते हैं। अब उसके पास बहुत ही कम पैसे बचे थे। फिर वो अपनी माँ को घर ले आती है और आराम करने के लिए कहती है। माँ आपको ज़रा भी हिलने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आराम करेंगी और आपको जो भी चाहिए होगा वो मैं आपको ला कर दूंगी। पिंकी की माँ अचानक से रोने लगती है। अब मैं काम करने कैसे जाऊंगी? और दिवाली का त्योहार भी आने वाला है। दिवाली पर थोड़े बहुत पैसे बन जाते हैं, पर मेरे पैर में चोट लग गई है। आप चिंता मत करो माँ, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूंगी। अरे मेरी बच्ची, तू अभी बहुत छोटी है। तेरे पैर की वजह से तू ठीक से चल भी नहीं पाती। तू ये सब कैसे करेगी? माँ मैं सब कर लूंगी। तभी पिंकी माँ का पैर देखकर मन में सोचने लगती है। अगर माँ ने आराम नहीं किया तो माँ का पैर जल्दी ठीक नहीं होगा। फिर 2 दिन बाद दिवाली का त्योहार भी था। पिंकी के पास अब बहुत थोड़े पैसे बचे थे, तो पिंकी सोचने लगती है, 2 दिन बाद दिवाली है, क्यों ना मैं दिवाली पर फूल माला, दिए और शुभ दीपावली खरीद कर उन्हें बेच लूं, जिससे कुछ कमाई भी हो जाएगी और माँ की दवाई और घर में थोड़ा बहुत राशन भी आ सकेगा। पिंकी के पास जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे थे वो उससे दिवाली पर बेचने के लिए फूल माला, दिए, शुभ दीपावली पर खर्च कर देती है और एक चौराहे पर जाकर सामान बेचने लगती है। दिए ले लो दिए, फूल माला ले लो फूल माला, ताजी ताजी फूल माला। चारों तरफ दुकानें दुल्हन की तरह सजी हुई थी और पिंकी की छोटी सी दुकान पर कोई सजावट नहीं थी, ना ही कोई रोशनी, और सामान भी कोई खास नहीं था, जिसकी वजह से उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। और जो थोड़े बहुत लोग आ भी रहे थे वो बस सामान देखकर चले जाते। ये देखकर पिंकी मायूस हो जाती है। आज भी कोई कमाई नहीं हुई, कोई भी फूल माला दिए लेने नहीं आया। अब तो घर में एक भी पैसा नहीं बचा और माँ की दवाई भी लानी है। पिंकी ये सब सोच ही रही थी, तभी एक लड़की ऑटो से उतरकर जाने लगती है और उस लड़की का पर्स वहीं पर गिर जाता है। वो आगे बढ़ जाती है। पिंकी ने ये सब देखा, वो जाकर पर्स को उठा लेती है और उस लड़की को आवाज लगाती है, दीदी दीदी। ये मुझे कौन आवाज लगा रहा है?
लड़की पीछे मुड़कर देखती है कि एक अपाहिज लड़की खड़ी है। पिंकी पर्स को हाथ में देते हुए कहती है, दीदी आपका पर्स ना वो वहाँ सड़क पर गिर गया था। लड़की जल्दी से अपना पर्स खोलकर देखती है। शुक्र है भगवान का कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है। तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो। तुम्हें पता है इस पर्स में मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखे थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो लड़की जैसे ही जाने लगती है, दीदी ये फूलमाला ले लो ना, बिल्कुल ताज़ी है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और ये दिए और शुभ दीपावली भी बहुत अच्छे हैं। माफ करना पर नहीं चाहिए। दीदी एकदम ताज़ी फूलमाला है, ले लो ना। उस लड़की की नज़र पिंकी के पैर और उसकी दुकान पर रखे सामान पर पड़ती है। उसका कुछ भी सामान नहीं बिका था। वो लड़की पिंकी से पूछती है, तुम इतनी छोटी सी होकर भी दिवाली का सामान बेच रही हो? पिंकी ये सुनकर उदास हो जाती है। अरे क्या हुआ, उदास क्यों हो गई ऐसे? वो ना माँ के पैर में चोट लगी है तो माँ काम करने नहीं जा सकती, इसीलिए मैंने सोचा था कि दिवाली पर फूलमाला, दिए, शुभ दीपावली का सामान बेचकर जो भी पैसे आएंगे उससे माँ की दवाई और घर का राशन आ जाएगा। पर आज तो मेरी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। मेरा किसी ने भी दिवाली का कोई भी सामान नहीं खरीदा। दीदी देखो ना, ये दिए कितने अच्छे हैं, मैंने अपने हाथों से खुद बनाए हैं और ये फूलमाला एकदम ताज़ी है, ले लो ना दीदी। लड़की को पिंकी की हालत देखकर बड़ा दुख होता है। एक काम करो, तुम मुझे ये सारे दिए, फूलमाला और शुभ दीपावली पैक कर दो। दीदी सारा सामान? हाँ, सारा सामान। पिंकी ये सुनकर बड़ी खुश होती है और वो लड़की को सारा का सारा सामान पैक करके दे देती है। वो लड़की पिंकी को सामान के पैसे भी दे देती है। ये लो पिंकी, तुम्हारे सामान के पैसे। पिंकी पैसे देकर बड़ी खुश होती है। इन पैसों से मैं माँ के लिए दवाई और घर का राशन ले आऊंगी। लड़की पिंकी को खुश होते देख खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। और पिंकी उन पैसों से अपनी माँ के लिए दवाई और घर का राशन लेकर घर चली जाती है। माँ देखो, आज मेरा दिवाली का सारा सामान बिक गया। अब मैं इन पैसों से दिवाली का और सामान लाकर बेचूंगी। इस खेलने की उम्र में मेरी छोटी सी बच्ची को दिवाली पर भी काम करना पड़ रहा है। तेरे जैसे बच्चे दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे जलाते हैं, मिठाई खाते हैं। पर बेटा मुझे माफ कर दे, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कहते कहते पिंकी की माँ रोने लगती है। माँ ऐसा क्यों कहती हो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। फिर पिंकी अपनी माँ को खाना खिलाती है और खुद भी खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह पिंकी अगले दिन के कमाए हुए पैसों से शुभ दीपावली, दिए और फूल माला खरीद कर लाती है और उन्हें घर के पास चौराहे पर बेचने चली जाती है। पिंकी अपना सामान बेच ही रही होती है, तभी फिर वही लड़की अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ पिंकी के पास आती है, जो अगले दिन पिंकी से सारा सामान खरीद कर ले गई थी। पिंकी, ये मेरे दोस्त हैं और ये सब तुम्हारा दिवाली का सामान खरीदना चाहते हैं। दीदी सारा सामान? हाँ हाँ, हम तुम्हारा सारा सामान खरीदना चाहते हैं। पिंकी खुशी खुशी फूलमाला, दिए और शुभ दीपावली दे देती है और फिर वो लड़की और उसके दोस्त पिंकी को पैसे पकड़ा देते हैं। ये लो पिंकी तुम्हारे पैसे। पिंकी पैसे देकर बड़ी खुश हो रही थी, तभी वो लड़की उसे एक नई फ्रॉक देती है और उसकी माँ के लिए एक नई अच्छी साड़ी देती है और एक लिफाफा भी देती है। पिंकी, ये तुम्हारे लिए। नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। तुम मुझे दीदी कहती हो ना और मुझे अपनी बड़ी बहन मानती हो ना, तो रख लो ये। दीदी इस लिफाफे में क्या है? खोलकर देखो। वो खोलकर देखती है तो हैरान हो जाती है। दीदी इस पे तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ, ये मेरे और मेरे दोस्त की तरफ से तुम्हारे लिए पैसे हैं, इन्हें तुम रख लो। फिर उस लड़की के सभी दोस्त पिंकी को मिठाई, पटाखे और खाने पीने का बहुत सारा सामान देते हैं। धन्यवाद दीदी, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी मैं तो दिवाली मनाना भूल ही गई थी, पर इस बार मैं और मेरी माँ खूब अच्छे से दिवाली मनाएंगे। पिंकी वो सारा सामान और पैसे लेकर घर चली जाती है। माँ देखो, मिठाई और तुम्हारे लिए नई साड़ी और ये फ्रॉक। अरे ये सब तू कहाँ से लेकर आई बेटा? फिर पिंकी अपनी माँ को उस लड़की की सारी बात बताती है। माँ,
वो दीदी थी ना, उन्होंने और उनके दोस्तों ने दिवाली के लिए ये सारा सामान दिया है। बेटा, हमें भगवान का और उस लड़के का धन्यवाद करना चाहिए जो आज हम गरीब दिवाली सही से मना पाएंगे।